हमारा चैप्टर है बच्चों यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसके अंदर सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी समझ में आती है क्या होती है बच्चों? क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? कोई ऐसी क्वांटिटी जिसको हम नाप सके, है ना। एरिया हो गया, वेट हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम होगी, सरफेस एरिया है और लेंथ हो गई है, ये सब सारी चीजें जिनको हम नाप सकें। नॉन फिजिकल कौन से? इमोशंस, नहीं पता भाई कितना गुस्सा आ रहा है, कितना आ रहा है, उसका कोई स्केल नहीं है एग्जैक्टली, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली मेजरेबल क्वांटिटीज है। अब जब मैं मेजरेबल क्वांटिटीज की बात कर रहा हूं तो कैसे नापूं मैं? अब मान लो मैंने ये कहा कि मेरे हाथ में ये टॉफी है, ठीक है। ये टॉफी का साइज थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, मोटा सा ज्यादा। क्यों मोटा लग रहा है? क्योंकि मैंने दूसरी टॉफी को देखा हुआ है, हजमोला वाली आती है, एल्पेनलीबे आती है, वो इसके कंपैरेटिवली बहुत छोटे से पैकेट में आती है, पतले पैकेट में आती है। अगर वो ना होती तो क्या मैं इसको बड़ा या छोटे साइज का कुछ कह पाता? नहीं होता। मान लो यहाँ पे एक बच्चा है, उसकी हाइट है 5 फुट। मैंने कहा बहुत कम हाइट है उसकी, और दूसरा बच्चा है जिसकी हाइट ज्यादा है, 6.5 फुट मान लो। अब 6.5 फुट वाला ज्यादा लंबा या 5 फुट वाला ज्यादा छोटा क्यों लग रहा है हमें? क्योंकि हम उसको एक स्टैंडर्ड हाइट, लेट अस अज्यूम 6 फीट से कंपेयर कर रहे हैं। वो किसी ने बोला नहीं है, भगवान ने उतर के या किसी जगह पे लिखा नहीं गया कि ये स्टैंडर्ड हाइट है, बट स्टिल जस्ट बिकॉज हमने एक दिमाग में इमेज बना ली है कि ये परफेक्ट हाइट है, इससे ऊपर ज्यादा, इससे नीचे कम। तो जब हम किसी चीज को, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, तो जब तक वहां पे कोई एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है, तब तक हम उस चीज, दूसरी चीजों की डायमेंशंस या यूनिट्स या बेसिकली उसको कैलकुलेट करके एक न्यूमेरिकली नहीं बता सकते। न्यूमेरिकली बता भी देंगे तो कैसे बताएंगे, है ना। तो हमारा, जब हम किसी चीज को, फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करना, उसके किसी भी डायमेंशंस को किसी भी तरीके से उसको नापने की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? हम कंपेयर कर रहे होते हैं एक्चुअली। अगर मैंने यहां पर अपने इस मार्कर की लेंथ, लेट अस अज्यूम मैंने कहा ये 15 सेंटीमीटर है, तो मैंने क्या कहा? मैंने इसकी लेंथ बताई 15 सेंटीमीटर। मैंने इसको कंपेयर किया 1 सेंटीमीटर के साथ। मैंने कहा जो 1 सेंटीमीटर की लेंथ थी उसको मैं 15 बार अगर रिपीट करूंगा, या 1 सेंटीमीटर लेंथ की 15 गुना लेंथ जो आएगी, दैट विल बी लेंथ ऑफ दिस मार्कर। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे में जो एक कंपैरिजन है, दिस इज बेसिकली मेजरमेंट। समझ में आ रही है बात? तो हम किसी भी चीज को मेजर कैसे कर रहे होते हैं? एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं, तो एक सिंपल सा एक एग्जांपल लगाते हैं। मान लो हम क्रिकेट खेलते हैं, ज्यादातर खेलते रहे होते हैं, है ना। ज्यादातर बच्चों को पता है कि क्रिकेट कैसे खेल रहे होते हैं, या ज्यादातर तो खेल ही रहे हैं साथ में, सिर्फ पता नहीं है। अब जो हम गली क्रिकेट खेलते हैं, स्पेशली उन बच्चों के बारे में पूछ रहा हूँ, कौन कौन अभी जो खेल लेता है, खेलता ही है ना, पता ही है ज्यादातर को। जब हम गली क्रिकेट खेलने जा रहे हैं या आपस कहीं ग्राउंड में जाते हैं, तो हमारे पास कोई स्ट्रैप या कोई इंची टेप नहीं है जिससे हम पिच की लेंथ नापते हैं। हम कैसे नापते हैं? हम कैसे कहते हैं कि बॉलिंग एंड और बैटिंग एंड के बीच में कितना गैप होना चाहिए? नहीं, हाँ, कितना? ग्राउंड के हिसाब से थोड़ी ना, 22 कदम। हम ऐसे ही नापते हैं। हम ये थोड़ी ना कहते हैं ग्राउंड बहुत बड़ा है तो बहुत ही दूर से बॉल करा लेंगे, ग्राउंड बहुत छोटा है तो वो 1 टे 1 हैंड वाला नहीं। प्रॉपर बॉलिंग प्रॉपर होगी, फील्डिंग बैटिंग प्रॉपर हो जहां पे, है ना। वो 1 टे 1 हैंड वाले में तो हम अंडर आर्म बॉलिंग करते हैं, वो वाला नहीं। जहां प्रॉपर एक बॉलिंग करानी है, प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर पेस से बॉलिंग कराए, बैट्समैन भी खुल के शॉट मारे, तो उस केस के अंदर हम मेनली क्या रखते हैं? हम पिच का साइज रखते हैं 22 कदम, क्योंकि हमारे पास इंची टेप वगैरह नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है? 22 यार्ड्स की पिच होती है। अब 1 यार्ड के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक इंची टेप, स्पेसिफिक मेजरमेंट के लिए कोई स्केल नहीं लेके जा रहे। तो हमने क्या कहा? हमने मान लिया कि 1 कदम स्टैंडर्ड है, एंड इफ इट इज रिपीटेड 22 टाइम्स इट विल गिव द एक्यूरेट मेजरमेंट फॉर द पिच ऑफ लेंथ ऑफ पिच। आ जाएगा कि नहीं? तो ये 22 कदम, लेकिन ये स्टैंडर्ड क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि छोटे बच्चे के कदम अलग होंगे, बड़े के अलग होंगे, है ना। एक लंबे आदमी के फुटस्टेप्स अलग होंगे, छोटी हाइट के फुटस्टेप्स अलग होंगे, तो इसलिए उसे स्टैंडर्ड नहीं बना सकते। लेकिन अगर हम साइंटिफिक लेवल पे जाना चाहें तो हमें क्या चाहिए? हमें स्टैंडर्ड चाहिए। तो जब साइंटिफिक लेवल पे बात होती है तो हर चीज के लिए यूनिवर्सली क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो, एलियंस का नहीं पता, अगर मान लो वो है या नहीं है पता नहीं, लेकिन जितने लोगों को हम जानते हैं मतलब जो अर्थ पे रहते हैं एटलीस्ट, उन सब ने मिलजुल कर एक्सेप्ट किया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इतना ही होगा।
1 मीटर इतना होगा और 1 किलोमीटर इतना होगा। वो ऐसा नहीं है कि हमारा 1 सेंटीमीटर अलग और पाकिस्तान का अलग और अमेरिका का अलग है। हर जगह पे यूनिवर्सली तभी वर्ड मैंने यूज किया था कि जो लेंथ है उसको फिक्स 1 मीटर, जिसको अगर हम 100 पार्ट्स में बांटते हैं तो वो सेंटीमीटर में जो ब्रेक होता है, वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी फिक्स कर दी गई है जिसके रिस्पेक्ट में हम कंपेयर करके लेंथ को बताते हैं। सिमिलरली मास 1 kg या 1 ग्राम हमने फिक्स किया हुआ कि भाई इतना अमाउंट ऑफ वेट 1 kg है, और इसका 1000 गुना कम कर देंगे तो 1 ग्राम बन जाएगा। और इसी को मैं 500 बार रिपीट करूंगा तो 500 ग्राम, 50 बार रिपीट करूंगा तो 50 ग्राम। और इसका मतलब ये नहीं है कि किसी देश में ये चीज जाके भारी हो गई, किसी देश में हल्की हो गई। हर जगह पे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डायमेंशंस, एक्सेप्टेड मेजरमेंट, एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटीज हैं वो, जिसके रिस्पेक्ट में हम चीजों को कंपेयर करेंगे। दिस इज अबाउट मेजरमेंट। समझ में आ रहा है? अब मेजरमेंट के साथ साथ में मैंने कुछ बोला कि एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूं। दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। यूनिट वैसे कैसे कहते हैं? वन को हम कहते हैं ना कि 1 यूनिट लेंथ, मतलब एक लेंथ। वो आइदर इट इज सेंटीमीटर और मीटर, उसकी बात अलग है, बट यूनिट बेसिकली हम 1 के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट 1 क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हम चीजों को कंपेयर करेंगे, एंड दैट 1 यूनिट कैन बी सेंटीमीटर, कैन बी मीटर, कैन बी किलोमीटर। अब वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से, कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बात कर रहे हैं। अब सिस्टम ऑफ यूनिट की क्या कहानी आ गई? अब यूनिट से होते हुए सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों आया? अब एक सिंपल सा एक क्वेश्चन समझते हैं बच्चे। मान लो यहां पर 2 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। एक बच्चा मान लेते हैं यहां पे, चलो अंश भाई साहब है, ठीक है, उधर गुरलीन बैठी है। तो अंश भाई साहब ने गुरलीन से कहा कि यार गुरलीन, हम ना आजकल बहुत गरीब हो गए हैं, हमारे घर पे कुछ खास काम चल नहीं रहा है पापा का, तो हमारे घर पे जो हम सोना वगैरह स्टोर करके रखते थे वो अब सिर्फ 5 किलो रह गया, सिर्फ 5 किलो सोना है, इतने गरीब लोग हैं, ठीक है। अब गुरलीन कहती सच्ची में तुम तो बहुत ही गरीब हो, मतलब इतने गरीब, हमारे घर पे 5000 ग्राम सोना, ठीक है। तो यहां पे अंश कहता है मेरे पास 5 kg है, गुरलीन कहती 5000 ग्राम है। क्या सच में अंश गरीब और गुरलीन अमीर है? ऐसा तो नहीं है ना। इतनी मैथ्स तो हमें आती है कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं दोनों की दोनों बराबर है, दोनों के घर पे ईडी का, सीबीआई का छापा पड़ जाना चाहिए, इतना सोना लेके बैठे, है ना। और ये कितना सोना है? दैट इज क्वांटिटी। ये क्या है? क्वांटिटी। क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इज सेम इन बोथ केसेस, एंड दिस is numerical value, this is unit, this is another numerical value, this is another unit. तो numerical value into unit is constant which is quantity. quantity थोड़ी बदल जाएगी, है ना, quantity में change थोड़ी ना आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई ये कहता है कि 5 kg समान है, कोई कहता है 5000 ग्राम समान है, अगर वो ग्राम और kg हटा दें तो इन बातों का कोई मतलब नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं केजी और ग्राम को पकड़ रहा हूं तो इसके अंदर चीजें क्या है? केजी और ग्राम। मास के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं बेटा? केजी। लेंथ के लिए मैं यूज करूं मीटर, और टाइम के लिए सेकेंड्स। मास के लिए मैं यूज करूं ग्राम, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, टाइम के लिए सेकेंड्स। तो ये 2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक होता है MKS, एक होता है CGS, और एक होता है FPS, और इन तीनों के अलावा एक होता है SI, विच इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। डन है? अब इसके अंदर MKS का मतलब क्या होता है बच्चे? जो लेंथ होगी वो किस में होगी? मीटर्स में। वेट होगा वो किस में होगा? किलोग्राम्स में। टाइम होगा वो होगा सेकेंड्स में। CGS में लेंथ होगी सेंटीमीटर में, वेट होगा हमेशा ग्राम में, टाइम होगा हमेशा सेकेंड्स में। और FPS में लेंथ हमेशा होगी फुट में, वेट होगा पाउंड में, और टाइम होगा सेकेंड्स में। अगर किसी ने ट्रम्प कार्ड होते थे, मेरे टाइम पे तो होते थे, जब मैं बहुत छोटा होता था उस टाइम पे WWF, जिसको तुम WWE से जानते हो, हमारे टाइम पे WWF से होता था वो। और उसके जो कार्ड्स आते थे, जो खेलने वाले, जो अभी भी आते हैं शायद, उनके अंदर प्लेयर्स की हाइट ना फुट में दे रखी होती थी, तो वेट पाउंड में ही मिलता था।
अमेरिकन सिस्टम ऑफ यूनिट वगैरह के अंदर मेनली इसको यूज करते थे। ये बात समझ में आई है? तो ये क्वांटिटी नहीं बदल रही है, उसको फुट में कहो, पाउंड में कहो, केजी में कहो, ग्राम में कहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क किस चीज से पड़ेगा कि तुमने अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट की कोई एक क्वांटिटी यूज करी है तो बाकी सब भी उसी सिस्टम का होना चाहिए। तुम ये नहीं कर सकते हो कि मैं वेट तो ग्राम में ले लूं और लेंथ मीटर में ले लूं, ये गलत हो जाएगा। समझ में आई ये बात? डन है बच्चा, ये समझ में आ रहा है? तो हमें सारा कुछ सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। मास ऑफ अ बॉडी इज 5 × 10⁻⁻⁶ kg, व्हाट इज इट्स मास इन ग्राम, मिलीग्राम एंड माइक्रोग्राम। सिंपल कन्वर्जन है, ये कर लोगे। कुछ छोटे मोटे से प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अगर नहीं आएंगे तो डाउट्स के साथ मिलेंगे। अब हमारे पास यूनिट्स के अंदर भी बच्चे देखो दो तरह की यूनिट्स हैं। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स नहीं, दो तरह की यूनिट्स हैं। एक फंडामेंटल यूनिट्स और एक डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल समझते हो किसे कहते हैं? हम कहते हैं फंडामेंटल है। फंडामेंटल का मतलब जो किसी पर निर्भर नहीं कर रही हैं, जिनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये बनी कहां से, जिनको हम मानकर चल रहे हैं कि ये एग्जिस्टेंस में है, ये नेचर की दी हुई चीजें हैं और इनसे जुड़ तुड़ कर और कुछ बनेगा। जैसे हम एटम को क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्ट है। फर्दर हमें आगे स्टडी से पता चला एटम को भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स में तोड़ेंगे और उनको भी फर्दर 12 तरह की चीजों में तोड़ेंगे या 16 तरह की चीजों में तोड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन्स है, क्वार्क्स है, मेसॉन्स है, बोसोन्स है, हिग्स बोसोन्स है ना। अगर इसको छोटे लेवल पे ले आए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये इनसे मिलजुल के बाकी दुनिया बन रही है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हमारे पास 3 फंडामेंटल चीजें होंगे, फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे, व्हिच कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड इनटू अनदर पार्टिकल्स, है ना। स्ट्रिंग थ्योरी तो कहते हैं इनको और तोड़ोगे तो स्ट्रिंग्स है अल्टीमेट फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो उन्हीं से मिलजुल के सारी दुनिया बनी है हमारी। तो वो अब हम फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में क्या बात करें? मास किस पे निर्भर नहीं कर रहा है। मास अपने आप में एक फंडामेंटल है, लेंथ अपने आप में फंडामेंटल है, टाइम अपने आप में फंडामेंटल है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल, टोटल मिला जुला के हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ये हमारे पास क्या है? 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। क्या क्या है बच्चा? याद रखेंगे सारे इनको। क्या है? मास, फंडामेंटल यूनिट किलोग्राम, केजी से रिप्रेजेंट करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, जिसकी यूनिट है मीटर, एम से। टाइम टी, सेकेंड्स। टेम्परेचर, केल्विन उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर्स। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, सीडी से लिख रहे हैं जो। क्वांटिटी ऑफ मैटर, मोल, दैट इज मोल। ये ठीक है। इन 7 फंडामेंटल के अलावा 2 और सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जो कि एक है प्लेन एंगल के लिए, जिसको कहते हैं रेडियंस। हमने ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल में पढ़ा है कि एंगल को हम डिग्री के साथ साथ जो रेडियंस में रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टैंडर्ड यूनिट भी रेडियंस है, आरएडी। सॉलिड एंगल, स्टेडियन, ऐसा। अब सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल होता है कि मान लो अगर हम किसी चीज का, जैसे कोन है, कोन हल्का सा खुला हुआ है तो हमने क्या बहुत कम खुला हुआ है। अगर ये वाइड ओपन होता तो हम कहते हैं एंगल ज्यादा हो गया। कैसे? 2 डायमेंशन तो नहीं है, तो ये जो 3 डायमेंशन में ये एंगल खुल रहा है, इसको क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। डन है। इसकी यूनिट क्या होती है? स्टेडियन। तो हमारे पास टोटल मिला जुला के 7 टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जिनके फंडामेंटल यूनिट है 7 + 2 कौन सी हैं? जो सप्लीमेंट्री साथ में मिला के। डन है। टोटल 9 आ गई अपनी। अब इनके बाद आती है बच्चा डिराइव्ड यूनिट्स। अब डिराइव्ड यूनिट्स क्या है? इन 9 को छोड़ दो ऊपर वाले फंडामेंटल को, तो सारी ही बाकी सब डिराइव्ड है। और डिराइव्ड तो अनंत है, अनंत। मैं फोर्स की, वर्क की, एनर्जी की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, मोमेंटम की, किसी भी और चीज क्वांटिटी की बात करूंगा तो वो सारी की सारी, इवन एरिया की, वॉल्यूम की, ये सारी क्या है? हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स। अब डिराइव्ड का मतलब क्या होता है? डिराइव्ड का मतलब होता है जब हम किसी चीज को डिराइव करते हैं कि नहीं और 2-3 चीजों के कॉम्बिनेशन से, दैट इज डिराइव्ड यूनिट। मैं 2-3 चीजों को मिलाऊं और एक नई तरह की कोई चीज क्रिएट हो जाए, तो हमने क्या किया? हमने फंडामेंटल्स को मिला जुला के कुछ नया डिराइव करके कुछ नई यूनिट बना दिया। डन है। एक बार डिराइव्ड यूनिट पे पहुंचने से पहले सिस्टम ऑफ यूनिट को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखो जो हमने अभी डिस्कस किया था, सिस्टम ऑफ यूनिट FPS, फुट पाउंड सेकेंड्स। इसका नाम क्या है बच्चा? ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, BES के अंडर आता है ये। CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, गॉसियन सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम और डेसिमल सिस्टम। डन है। MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड्स, ये भी मीट्रिक सिस्टम या गॉसियन सिस्टम के अंडर ही आता है। अब हम FPS को यूज नहीं करते, 99% ऑफ द टाइम हम हमेशा MKS या CGS को यूज करेंगे। और फिर आता है SI यूनिट,
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई इज बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल यूनिट्स और एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स ओनली। डन है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं डिराइव्ड यूनिट्स पे। देखो डिराइव्ड यूनिट क्या है, अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल दूं तुम्हें, तो डिराइव्ड यूनिट में मान लो मैं बात कर रहा हूं सिंपल एरिया की। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। मान लो रेक्टेंगल है, तो ये क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर। तो मीटर स्क्वायर एक नई यूनिट आ गई कि नहीं हमारे पास, और ये कहां से आई? दो फंडामेंटल यूनिट्स को आपस में कंबाइन किया तो एक नई यूनिट डिराइव हो गई। सिंपल है। मान लो मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, स्पीड क्या होता है बच्चा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? मीटर, टाइम क्या है? सेकेंड्स। तो मीटर पर सेकेंड आ गई कि नहीं? दो फंडामेंटल यूनिट्स को हमने कंबाइन कर दिया आपस में, तो कंबाइन होकर एक डिराइव्ड यूनिट बन गई है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। किसी को परेशानी? डन है। इस तरीके से मैं कोई भी बना सकता हूं। जैसे मान लो मैं इसी से स्पीड के बाद एक्सेलरेशन बनाने की बात करूं, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब एक बात बताओ बच्चा, वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करोगे, निकलेगी तो वेलोसिटी। 30 में से 20 मीटर पर सेकंड माइनस हुआ तो 10 मीटर पर सेकंड बचा। क्या? मीटर पर सेकंड ही बचेगा अल्टीमेटली। और टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड्स। बेसिस सेम है, तो क्या बना? मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया कि नहीं एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किस में आता है? केजी। एक्सेलरेशन किस में है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट बन गया। वो अलग बात है, ये एमकेएस के अंदर है, लेकिन इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? न्यूटन, जो साइंटिस्ट के नाम पे रखी हुई है, वो हम याद करते चलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और ये जो न्यूटन है ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है। अगर यहां केजी की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, टाइम की जगह पर सेकंड स्क्वायर होता, तो इसी की एसआई यूनिट क्या होती? डाइन। ठीक है, डाइन क्या है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। समझ में आ गई है? सबको पता चल रहा है ये वाला? तो डिराइव्ड और फंडामेंटल यूनिट्स का क्लियरली समझ में आ रहा है तुम्हें? अब इसी के बाद बच्चे ये कुछ है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, हर किसी को अपने नोट्स में लिख लेनी है। जो मैं स्पेसिफिकली हाईलाइट करके बताऊंगा वो वाली तो लिख ही लेना, वो तो पक्का ही पेपर में यूज हो जाती है, जगह जगह आएंगी। देखो एक तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू क्या है? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स के इक्वल होती है। ठीक है, ये नोट डाउन करते चलेंगे या नोट्स में भेजूंगा जो, उनसे अपने आप कर लेना। फिर आता है लाइट ईयर। लाइट ईयर का पता क्या होती है? लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की। कैसे लेते हैं? लाइट ईयर बेसिकली क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। लाइट की स्पीड कितनी है? 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी फास्ट दुनिया में सबसे तेज जाने वाली चीज एक साल में कितनी ही दूर चली जाएगी? तो जितनी दूर जाएगी उसको हम क्या कहते हैं? लाइट ईयर। दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज 1 लाइट ईयर। एंड 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स। क्लियर बात है ये? ठीक है ना बच्चा? फिर आता है पार्सेक। पार्सेक क्या? 1 पार्सेक इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच एन आर्क ऑफ द सर्कल AU subtends an angle of 1 second. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या 1 AU के बराबर की लेंथ वाला आर्क, समझ लो कितना बड़ा आर्क की लेंथ है? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। इतना बड़ा आर्क जब सेंटर पे 1 सेकंड का एंगल बनाए, अब वो 1 सेकंड बेशक बहुत छोटा है लेकिन वो आर्क फिर भी बहुत बड़ा है, तो उस वक्त जो हमारे पास रेडियस की वैल्यू होगी, उस रेडियस की लेंथ को हम क्या कहते हैं? 1 पैरासेक। क्लियर है? तो 1 पैरासेक किसके इक्वल हुआ? 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर, और 1 parsec is equal to 3.26 light years, and 1 light year is equal to 6.3 into 10⁻4 astronomical unit. डन है बच्चा? ये रिलेशंस याद रख लेंगे सब। माइक्रो कॉस्मिक मेजरमेंट में क्या आता है बच्चा? 1 माइक्रोन या 1 माइक्रो। 1 माइक्रोमीटर किसके इक्वल होता है? 10⁻6। नैनो किसके इक्वल होगा? नैनोमीटर 10⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होगा बच्चे? 10⁻−10 मीटर। 1 फर्मी या फर्मोमीटर किसके इक्वल होगा? 10⁻−15। इंच, फुट, यार्ड, माइल। देखो ये ना मैं पढ़ के ही बता रहा हूं, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, याद रखने वाली वैल्यूज है। तो मैं ना आगे चल रहा हूं, नोट्स में से हर किसी को बच्चा ये एक बार पेन डाउन कर लेने, लिख के रख लेने। ये समझ में आ रहा है? तो सीधा अपने अब मुद्दे पे पहुंचते हैं बच्चा। एक ये टेबल पक्का बना लेना, क्योंकि इससे सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगे। डेसी
10 रेज टू द पावर -1, सेंटी 10 रेज टू द पावर -2, मिली 10 रेज टू द पावर -3, माइक्रो 10 रेज टू द पावर -6, है ना। ऐसे ही हमारे पास नैनो 10 रेज टू द पावर -9, पिको 10 रेज टू द पावर -12, फेमटो 10 रेज टू द पावर -15, ये चलता रहेगा। और अगर ये टेबल याद हो जाता है, फेमटो के बाद एटो -18, जेप्टो -21, योक्टो 24, मेन हमें फेमटो तक जरूरत पड़ती है। और ऐसे ही पेटा तक, डेका 10 रेज टू द पावर 1, हेक्टो 10 रेज टू द पावर 2, किलो 10 रेज टू द पावर 3, मेगा 10 रेज टू द पावर 6, गीगा 10 रेज टू द पावर 9, और उसके बाद हमारे पास टेरा 10 रेज टू द पावर 12, पेटा 10 रेज टू द पावर 15, एक्सा 10 रेज टू द पावर 18, जेटा 10 रेज टू द पावर 21, योटा 10 रेज टू द पावर 24। तो अगर ये टेबल अपने फिजिक्स की नोटबुक के सबसे पहले पेज पे, तो भगवान के लिए छोड़े हुए पेज के ऊपर बना लेना, या फिर किसी ऐसी जगह पे जहां तुम्हें बहुत इजीली मिल जाए और हमेशा तुम्हारे पास रहे, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। ये डन है। चलो भाई, अब है मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब यहां से हमारे कुछ टॉपिक शुरू होते हैं जिसको हमने 9th क्लास में थोड़ा सा छेड़ के छोड़ दिया था। छेड़ के कहां छोड़ा था? सोनार हमने 9th क्लास में किया था, याद है? साउंड जो हमारा चैप्टर होता था उसके अंदर हमने सोनार के एक मेथड को समझा था। मुबारक हो जिसके टाइम पे चैप्टर कटा हुआ था, आप का कटा हुआ था, क्योंकि ये चैप्टर्स कटने के नहीं होते। 9th क्लास में बहुत सारे चैप्टर +1 में आए थे। आप कोविड काल में पास हुए वाले बैच वाले बच्चे हो गए हो। वैसे तुम्हारा तो कोविड काल नहीं था, बट कोविड काल के, हाँ 13 वाला था, तो वो वाले सिचुएशन में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। बट ये है कि ज्यादातर ने पढ़ाया था, फिर भी टीचर्स ने, मैंने तो कराया था एटलीस्ट यहाँ पे, जो चाहे चैप्टर कटे भी थे तो एटलीस्ट एज ए सप्लीमेंट्री मटेरियल की तरह मैंने करा दिया था। तो इस पार्ट को छोड़ते हैं, चलो सुनो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अब समझो मेरे पास साउंड, हम अपने को पता है होता है क्या है साउंड। इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच इनेबल अस टू हियर, बेसिकली वाइब्रेशन के थ्रू जा रही है एंड ऑल, ये सारी चीजें नहीं। अब हम सीधा मुद्दे पे आ रहे हैं, मेजरमेंट में कैसे काम आएगी। मेजरमेंट में आएगी, मान लो मैं यहां से एक साउंड रिलीज करता हूं, हमें एको का पता है, रिवर्बरेशंस का पता है। एको क्या होती है? पहाड़ों पे जाते हैं हम, जोर से बोलते हैं ओए, उधर से थोड़ा रुक के आगे से आवाज आती है ओए, ऐसा ही होता है, और कोई शब्द नहीं मिलता, जाता है हेलो ओए, यही बकवास करते हैं पहाड़ों पे चढ़ के। तो उस टाइम पे जब ये ओए ओए हो रहा है, तो ये हो क्या रहा है? एक्चुअली जब हम यहां से साउंड क्रिएट करते हैं, एंड इफ द ऑब्स्टैकल इज एट द डिस्टेंस ऑफ 18 मोर देन 18 मीटर, प्रोड्यूसर जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है यहां से, सोर्स ऑफ साउंड से 18 मीटर से ज्यादा दूर के डिस्टेंस पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो साउंड जाएगा, टकराएगा, टकरा के वापस आके मुझे सुनेगा। अब क्या हो गया? जाने वाले साउंड और टकरा के वापस आने वाले साउंड के बीच में एक माइनर सा पॉज हो जाएगा। तो जब मैं ओए का एग्जांपल दे रहा था, हम कहते हैं ओए, तो अब मैं बोल के चुप हो जाता हूं, उसके बाद वो साउंड वापस सुनता है जो गूंजता हुआ अलग। लेकिन अगर एक हॉल के अंदर अगर मैं ऐसे करके बोल रहा हूं तो ये एको नहीं है, बस गूंजता हुआ साउंड सुन रहा है। वो क्यों? दिस इज रिवर्बरेशंस। जब साउंड प्रोड्यूस होने वाला और ऑब्स्टेकल 17-18 मीटर से कम, 17.8 या 18 मीटर से कम के डिस्टेंस पे, तो जाने वाला साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड मर्ज होके हमें हायर एम्पलीट्यूड की तरह सुनता है। तो मैं रिवर्बरेशंस की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? बेसिकली एको वाले की। अब उसमें कर क्या रहे हैं? मान लो मेरे पास क्या है, एक ये रेड वाला और एक ये ब्लैक वाला। ये ब्लैक वाला जो मार्कर है ये साउंड को प्रोड्यूस करता है, और इसने यहां से साउंड को प्रोड्यूस किया, गया साउंड, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है, हमें नहीं सुन रहा है, इसने भेज दिया यहां से। अब वो साउंड गया, वहां से टकरा के आया, और टकरा के आके इस रेड वाले ने डिटेक्ट कर लिया। क्या है ये? दो डिवाइसेस हैं, एक साउंड एमिटर और एक साउंड रिसीवर। ये इसने साउंड भेजा, आगे वाली वॉल से टकरा के साउंड जब वापस आया तो इसने रिसीव कर लिया उसको, और जब इसने ये रिसीव किया तो इसने आने जाने का टाइम हमने नोट डाउन कर लिया। मैंने कहा लेट अस अज्यूम 2 सेकंड्स लगे साउंड को आने जाने में। अब मुझे स्पीड ऑफ साउंड पता है कि एयर में स्पीड ऑफ साउंड लेट अस अज्यूम 348 या 350 मीटर पर सेकंड है, तो अप्रॉक्स ले लेते हैं 350 मीटर पर सेकंड। तो 2 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा? निकाल सकता हूं कि नहीं? मैं स्पीड मुझे पता है, टाइम मुझे पता चल गया, तो डिस्टेंस आ जाएगा। अब वो डिस्टेंस जाने का और आने का दोनों का मिला के हाफ कर देते हैं। सिंपल है। यही टेक्नोलॉजी में लाइट के साथ भी कर सकता हूं। मैंने यहां से लाइट भेजी, लेजर गई, बीम टकरा के वापस आई, मैंने लाइट की स्पीड मेरे को पता है एयर के अंदर, और मैंने टाइम नोट किया कि कितनी देर में आना जाना हुआ, उसके हिसाब से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं कि नहीं? सिंपल है। तो हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के तरीके से कुछ डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो मेथड है उसको एको मेथड, रिफ्लेक्शन मेथड, इसको यूज कर रहे हैं, और इसको सोनार में हम यूज करते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के अंदर। कर क्या रहे हैं बच्चा? सेम वही, एक हिल है,
यहाँ से जा रहा है साउंड, मतलब बेसिकली ये किस में होता है, देखो अगर नॉर्मल एयर में कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस था, साउंड गया टकरा के वापस गया, रिसीवर और डिटेक्टर वाला कंसेप्ट समझ में आया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का ही फॉर्मूला लगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस डबल क्यों है, क्योंकि आने और जाने दोनों का मिला के डिस्टेंस है वो, तो डिस्टेंस निकल जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम बाय 2। सॉर्टेड है। ये कहाँ यूज होता है सोनार सबसे ज्यादा, जो हमारी सबमरीन्स होती हैं। सबमरीन्स पता है ना, पानी के अंदर अंदर चल रही हैं, पनडुब्बी। अब वो जो पानी के अंदर चल रही है तो वहां पे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर हमें पता होगा और उसके हिसाब से मैं निकाल दूंगा, क्या बड़ा मुद्दा है, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। क्लियर है ये। फिर हमारे पास आता है बच्चा लेजर। लेजर क्या है बच्चे, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। बच्चे ध्यान दो, बस डिस्टर्बेंस कोई बात नहीं। लेजर हमारे पास क्या होता है बच्चा, लेजर है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। कहानी तो सेम ही है, लेजर क्या लाइट भेज रहे हैं, टकरा के आएगी, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम बाय 2, वही आने जाने का डिस्टेंस डबल था इसलिए हाफ कर दिया। सॉर्टेड है बच्चा, किसी को दिक्कत नहीं इसमें। इसके बाद आता है पैरेलैक्स मेथड, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये उस बेसिक लेवल से थोड़ा सा डिफरेंट है बट आसान है बहुत ये भी। पैरेलैक्स पहली बात तो देखो कहते किसे हैं, पैरेलैक्स कहते हैं अगर मेरे पास यहाँ पे एक डिस्टेंस पे मैं इस ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ, इस आंख को बंद करके देख रहा हूँ तो अलग है, इसको देख रहा हूँ तो अलग है, ये अपनी पोजीशन शिफ्ट करता है। तुम करके देख सकते हो, अगर पेन को सामने रखो, एक आंख को बंद करके देखोगे तो अलग दिखेगा और थोड़ा अलग करोगे तो अलग दिखेगा, जितना क्लोज करोगे उतना शिफ्टिंग ज्यादा दिख रही है। तो वो जो शिफ्टिंग है उस बेसिकली इस फिनोमिना को हम पैरेलैक्स कहते हैं। पैरेलैक्स हमारे पास क्या होता है, इट इज द नेम गिवन टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड नहीं चेंज होगा क्योंकि वो बहुत पीछे है, तो जो जितनी क्लोज वाला ऑब्जेक्ट है वो शिफ्ट होता दिखता है हमें। और द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट से अ पेन व्हेन व्यूड फ्रॉम टू आईज कीपिंग वन आई क्लोज्ड एट अ टाइम इज कॉल्ड पैरेलैक्स। अब इस डेफिनेशन का इस मेथड से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ नाम बताया गया कि पैरेलैक्स कहते किसे है। अब पैरेलैक्स मेथड हम यूज कैसे करते हैं समझो जरा। हर किसी को लेंथ ऑफ आर्क, एंगल और रेडियस के बीच का रिलेशन याद है, क्या था, L is equal to R है ना, L is equal to R थीटा या थीटा is equal to L by R। अब मैं इस फॉर्मूला को कैसे यूज करूंगा, मान लेते हैं मुझे किसी बहुत दूर किसी एक स्टार का डिस्टेंस निकालना। ये जो पैरेलैक्स मेथड है ये करेंगे भी हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हम यूज करते हैं। मान लेते हैं यहां पर हमारे पास क्या है, सोलर सिस्टम में अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, ये हमारे पास हमने बीच में सन मान लिया, और मान लेते हैं ये रुको सन को थोड़ा, ये हमारे पास सन है और अर्थ जो हमारे पास है ये यहां इस ऑर्बिट के अंदर घूम रही है। मुझे यहां कहीं एक स्टार है उसका डिस्टेंस निकालना। तो मैंने क्या किया, जब अर्थ यहां आई तो यहां से हमने क्या किया, उस स्टार को देखा, किसके साथ, टेलीस्कोप के साथ। अब जब हमने टेलीस्कोप के साथ देखा तो यहां से हमने नोटिस किया कि इसने जो इसके साथ एंगल बनाया है वो बनाया है θ1। डन है। अब जब ये अर्थ घूम के बिल्कुल अपने डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड, बेसिकली एलिप्टिकल पाथ होता है, एलिप्टिकल पाथ में ये जो एक्सिस होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस, बीच में से लेंगे तो सेमी मेजर एक्सिस। तो बेसिकली अपने बिल्कुल मेजर एक्सिस के दूसरे वाले एंड पे पहुंच के अब हमने इस स्टार को देखा, तो अब देखा यहां से ये कितना एंगल बना रहा है, θ2। बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं यहां से एक इमेजिनरी बीच में लाइन इमेजिन कर लूं, इमेजिनरी लाइन देख ली, तो यहां से ये θ1 और ये θ2 सेम आएंगे कि नहीं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए कि नहीं। अब मुझे यहां से अर्थ के ऑर्बिट का, लेट अस अज्यूम ये लेंथ मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है, ये साइंटिफिकली हमने कैलकुलेट कर लिया, भाई इतनी स्पीड से घूम रहा है, ऐसे ऐसे जाके हमने ये लेंथ निकाल लिया। एंगल मुझे मिल गया है, एल मुझे पता है, तो सॉरी लेंथ मुझे पता है, एंगल मुझे पता है, तो मैं आर निकाल सकता हूं कि नहीं, ये जो भी होगा R1 और R2, ये जो R है हमारे पास बेसिकली सेम रहने वाला है क्योंकि ये सर्कल की तरह बन गया कि नहीं। तो यहां से मैं R को L/θ की फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू डाल के निकाल सकता हूं कि नहीं, किसी को इसमें परेशानी,
बस इसमें मेन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो ये थीटा होता है ये हमेशा रेडियंस में होना चाहिए, ये डिग्रीज में वैल्यू नहीं डलेगी, ठीक है। इसकी वैल्यू किस में डलेगी? हमेशा रेडियंस में। क्लियर है बच्चा? रेडियंस में कन्वर्ट करना आता है सबको, है ना। तो हमारे पास एंगल्स हमेशा किस में? एंगल हमेशा रेडियंस के अंदर होना चाहिए। r इज इक्वल टू एल बाई थीटा से मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूं। किसी बच्चे को परेशानी? हाँ जी, हाँ करना है, ठीक है बच्चा, परफेक्ट है। इसी तरीके से इवन अगर मैं मान लो अर्थ के सरफेस से किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, मान लो मून का ही मुझे साइज निकालना है। अब मुझे मून का डिस्टेंस पता है, मुझे क्या पता है कि मून का डिस्टेंस कितना है, तो मैंने यहां से उससे बनने वाला एंगल देख लिया, मुझे ये डिस्टेंस पता है, तो ये लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगा कि नहीं? कहानी तो वही है, तीन चीजें हैं, कोई दो पता होंगी, तीसरी निकल जाएगी। क्लियर है बच्चा? ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है पैरेलैक्स को यूज कैसे करना है? इसी के रिलेटेड ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये भी हम अटेम्प्ट करेंगे, हर बच्चे को करने भी हैं साथ में, और डाउट्स होंगे तो डिस्कस भी करते हैं फिर, ठीक है। आगे का टॉपिक कवर करते हैं एक बार, और इन्हीं के बेसिस पे पैरेलैक्स और जो अभी तक हमने छोटे मोटे टॉपिक किए हैं उन्हीं के बेसिस पे बच्चे कुछ थोड़े बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। डन। आप जो हमारा टॉपिक है ये क्या आता है बच्चे? डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हाँ जी, किसी को दिक्कत अभी तक नहीं है ना? देखो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अब हमारे पास क्या है, डायमेंशंस में क्या आएगा? डायमेंशंस क्या होते हैं? हमारे पास जो फंडामेंटल यूनिट्स थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, उन्हीं के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे थे? कंपेयर कर रहे थे चीजों को, मिला जुला के हम कुछ बना रहे थे जो यूनिट्स थी, डिराइव्ड यूनिट्स थी। उसी तरीके से हम कुछ वैल्यूज कुछ डायमेंशंस की फॉर्म में लिखेंगे, वो क्या बने कहेंगे? डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस निकलती कैसे हैं? डायमेंशंस के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज में ब्रेक करते हैं। देखो देखो जरा, हमारे पास मास का डायमेंशन क्या होता है बच्चे? m, और मास क्या है? फंडामेंटल यूनिट, तो इसका डायमेंशन फिक्स m। लेंथ l और टाइम t। इसके बाद ऐसा नहीं है कि और नहीं है, 7 फंडामेंटल यूनिट थे तो 7 डायमेंशंस है, लेकिन हमें जरूरत ज्यादातर एमएलटी की पड़ेगी। इसके बाद पड़ेगी तो करंट की, एम्पियर और मूल्स की। हम एक काम करते हैं, फिलहाल समझने के लिए इनसे स्टार्ट करते हैं, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड आएगा तो उसके अंदर देखते रहेंगे। वैसे इन चार के अलावा रेयर ही कोई है जहां पे बहुत ज्यादा किसी और की जरूरत पड़नी है। तो मेन पहले चार से समझते हैं। अब ये एम एल टी और ए का मतलब क्या है? पहले एम एल टी वाले को पकड़ते हैं, ए वाला भी बाद में यूज करेंगे। एक बात बताओ, जैसे हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये लेंथ है, ब्रेथ भी तो लेंथ ही होती है। अगर मैं यहां पे ये बोल रहा हूं कि इस रेक्टेंगल की ये ब्रेथ और ये लेंथ है, तो वो बोलने से कोई चीज बदल थोड़ी गई अगर मैं इसको लेंथ और इसको ब्रेथ कह दूं तो, क्योंकि अल्टीमेटली है तो ये डिस्टेंस ही, लेंथ और ब्रेथ है तो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर मीटर या सेंटीमीटर सेंटीमीटर। और डायमेंशंस में लिखूं तो एल एल, तो डायमेंशन क्या बना? एल स्क्वायर। क्या यहां कोई मास है? नहीं है, तो m जीरो। क्या यहां टाइम है? t जीरो। तो या तो मैं डायरेक्ट सिर्फ L2 लिख दूं या m0 L2 t0 लिख दूं कि नहीं, कोई परेशानी? समझ में आया अंश भाई साहब? पक्का? ऐसे ही अगर मैं स्पीड के लिए निकालता हूं, वेलोसिटी के लिए निकालता हूं, वेलोसिटी क्या होता है बच्चा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ। टाइम क्या होता है? t। तो क्या निकला? LT माइनस 1। या तो मैं ऐसे लिख दूं या m0 LT माइनस 1 लिख दूं, किसी को दिक्कत? ठीक है, पक्का हरमन? देख ले वृंदा बच्चा, समझ में आ रहा है? ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक्सेलरेशन की निकालूं वैल्यू, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब देखो वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो निकलेगी तो वेलोसिटी ही, है ना। वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो निकलेगी तो वेलोसिटी। तो मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू से फर्क नहीं पड़ रहा, वो 10 निकल रही है, 15 निकल रही है, 25 निकल रही है, जो भी, मुझे सिर्फ किससे फर्क पड़ रहा है कि वो है क्या है, तो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? LT माइनस 1 अपॉन टाइम t। तो ये क्या बना? LT माइनस 2।
या m0 Lt-2। और मैं अगर इसी से यूनिट लिखूं तो L क्या होता है मीटर, T क्या होता है पर सेकंड स्क्वायर। बना कि नहीं? तो यूनिट से डायमेंशन और डायमेंशन से यूनिट्स तक हम पहुंच सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं फोर्स की डायमेंशन निकालूं, फोर्स क्या होता है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है m और एक्सेलरेशन क्या होता है Lt-2। तो ये क्या बन गया mL-T-2 या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बना कि नहीं है? ये एमकेएस सिस्टम है, ये सीजीएस सिस्टम के अंदर। किसी बच्चे को परेशानी पक्का? एक काम करो, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन निकाल के दिखाओ। करो, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन निकाल के दिखाओ। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन निकालो। हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी का निकाल दिया सबने? काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन कैसे निकाला? हाफ mv², 1/2 कांस्टेंट क्वांटिटी, डायमेंशन लेस, कोई डायमेंशन होगा ही नहीं, हटा दो। मास का डायमेंशन केजी, क्या बात कर रहे हो यार, m यूनिट थोड़ी लिखने, डायमेंशन। वेलोसिटी का डायमेंशन Lt-1 और उसका होल स्क्वायर, तो क्या बना mL2T-2। बहुत बढ़िया, निकल गया डायमेंशन। फिर मैंने बोला था वर्क डन का, वर्क डन क्या है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वैसे डॉट प्रोडक्ट खुलता है एफ एस कॉस थीटा, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, वो बात की बात करें। कॉस थीटा वैसे भी डायमेंशन लेस होता है। तो फोर्स क्या होता है mL-T-2, डिस्प्लेसमेंट होता है L, क्या बना mL2T-2। काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन दोनों का डायमेंशन सेम कैसे हो सकता है? दोनों की यूनिट भी सेम होती है। ऐसा यूनिट दोनों की क्या होती है जूल। क्यों? क्योंकि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। यही होता है, जो एनर्जी है वही वर्क डन में कन्वर्ट हो गई। या फिर एनर्जी क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क कैन बी डन बाय एनर्जी। एनर्जी और वर्क डन सेम ही बात तो हुई, है ना। वर्क डन क्या होता है, किसी एनर्जी से हमने वर्क किया या वर्क डन होके एनर्जी कंज्यूम हुई, तो दोनों अल्टीमेटली एक ही चीज होते हैं, इसलिए उनकी यूनिट भी जूल होती है और डायमेंशन भी सेम है। बाद में मैंने क्या बोला था, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या निकलेगा mgh। m क्या है मास, g क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या सिंपल एक्सेलरेशन है, डायमेंशन तो सेम रहेगा Lt-2 और h क्या आएगा l, तो क्या निकला mL2T-2। इसकी भी डायमेंशन सेम, मतलब यूनिट भी सेम। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक बाय द हेल्प ऑफ वर्क डन। समझ में आई ये बात? ये रिलेशन समझ में आया? हर किसी को डायमेंशंस निकालने आ जाएंगे। हर बच्चे को क्या करना है बच्चा, मिक्स टू मिक्स, जो तुम्हें एटलीस्ट ना, जो तुम्हें आज तक के फॉर्मूलाज याद है, बुक की हेल्प लो, 10th की बुक उठाओ, 9th की उठाओ, +1 की उठाओ, लेकिन सिर्फ वो डायमेंशंस जिनके फॉर्मूलाज तुम्हें आते हैं। मिनिमम 20 क्वांटिटीज तो ऐसी होंगी जिनका फॉर्मूला, जिनके बारे में तुम्हें पता है। फोर्स है, मोमेंटम है, प्रेशर है, एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, ये सब है कि नहीं? इन सब की डायमेंशंस निकाल के लाने। बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, 40 50 100 पे नहीं जाना है, 30 तक पे रुक जाना है, लेकिन 30 तक पक्का पहुंचना है। ठीक बात है। बाकी इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करते हैं।